तो हम पहुंचे हैं म्यूज़ियम विच इज़ नोन एज प्राचीन कोंकण। तो ये एंट्री है एंड भक्त निवास के पास ही है ये। परदेशी आक्रमणों से जूझ रहे कोंकणवासियों को म्यूज़ियम में हमने एंट्री ले चुके हैं एंड हम वेट कर रहे हैं टूर गाइड का। तो बेसिकली यहाँ पर बैचेस में टूर गाइड लेके जाएंगे एंड पर पर्सन जो एंट्री फीस है वो 50 रुपीज़ है एंड फोटोग्राफी और कैमरा करना है तो उसका 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा है। तो टूर गाइड ने अलाउ कर दिया अब। इट्स अ ब्यूटीफुल नेचर म्यूज़ियम है ये। प्राचीन कोंकण में आपका स्वागत करती हूँ और ये गांव दिखाने के लिए मैं आपके साथ आ रही हूँ। यहाँ हमने नक्षत्र बाग तैयार किया है। हर एक जन्म नक्षत्र के अनुसार एक पेड़ आराध्य पेड़ माना जाता है। उसकी पूजा अर्चा करने से उस व्यक्ति को धन सौख्य राहत प्राप्त होती है। हर एक जन्म नक्षत्र के अनुसार यहाँ हमने बोर्ड लगाए हैं। आप अपने जन्म नक्षत्र के अनुसार ये बोर्ड वापस आते समय देख सकते हैं। इसकी पूजा करते हैं हम लोगों ने उसे दीर्घायुष्य का प्रतीक माना है। ये जो पत्थर से बांध बंधा है उसे कोंकणी भाषा में पार कहा जाता है। ये पार 400 साल पुराना है और ये पार जब बंधा गया था तब यहाँ पीपल का पेड़ भी लगाया गया था, यानी कि इस पीपल की उम्र भी 400 साल पुरानी है। कविता कवि माधव जी ने 100 साल पहले लिखी थी। इस कविता में कवि ने कोंकण के प्रकृति का वर्णन सीधे साधे समय का प्रतीक माना है। इस गुफा के यहाँ है वर्तमान काल और इसके पीछे है 500 साल का भूतकाल। इसके पीछे आप देखेंगे 500 साल पहले कोंकणी लोग कैसे रहते थे, उनके समाज की रचना, ग्राम की रचना, खान पान की आदतें, परंपराएं कैसी थी। आपको अंदर आना है, आते समय थोड़ा झुक कर आइए। चलिए अंदर चलते हैं। वाओ कोकम का पेड़ है, इसके फल से रस निकाला जाता है। उसका इस्तेमाल कोकम शरबत या कोकम आगल में किया जाता है। इसके फल के छिलके से कोकम यानी आमसूल तैयार किया जाता है और इसके सीड का तेल निकाला जाता है। उसका इस्तेमाल कैलाश जीवन जैसे क्रीम में किया जाता है। यह है भगवान परशुराम। हमारे पुराणों में उनका ऐसा उल्लेख है कि हजारों साल पहले भगवान परशुराम हो गए। उन्होंने सारी पृथ्वी जीत लिया और जीती हुई भूमि उन्होंने दान की। दान की हुई कौन सी भी चीज हम खुद के लिए इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उन्हें रहने के लिए भूमि की जरूरत थी। आप जहाँ खड़े हैं वहाँ हजारों साल पहले समुद्र था। उन्होंने उसके साथ युद्ध किया और उसे 40 से 50 किलोमीटर पीछे ढकेल दिया और जो भूमि निर्माण हुई उसे कोंकण कहा जाता है और इस भूमि को परशुराम की भूमि भी कहा जाता है। ये सारा कोंकण पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सूरज की किरणें भी जमीन तक नहीं पहुंच सकती। इतनी घनी झाड़ियाँ, 200 से 250 प्रकार की जड़ी बूटियां, सैकड़ों प्रकार की मछलियां, कछुए, सुसर, मगर यहाँ पर पाए जाते हैं। कोंकण में लाल रंग का जांफा नाम का पत्थर मिलता है। उसका ये जो पक्का रास्ता आप देख रहे हैं उसे कोंकणी भाषा में पगडंडी कहा जाता है। ये पगडंडी 400 साल पुरानी है। पहले ये गणेश जी के मंदिर तक थी, आधुनिकता में वो नष्ट हो गई। आज सिर्फ हमारे प्राचीन कोंकण में पाई जाती है। पहले ऐसी पगडंडियां ग्राम देवता के मंदिर में जाने के लिए बंधी जाती थी। आज हम लोग भी इस पगडंडी से प्राचीन कोंकण की जो ग्राम देवता वागजाई है उसके दर्शन के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे ये वनवासी है। कोंकण में दुर्गम पहाड़ियों पर वनवासी लोग रहते थे। उनमें भिल्ल और कातकरी लोगों के समाज का समावेश होता था। यहाँ हमने कातकरी समाज लिखा है। यहाँ पे शेर और उसकी गुफा दिखाई है और यहाँ पर गांव शिकार दिखाए हैं। फल का पेड़ है।
है चिरफल का फल जंतुनाशक होता है, इसका इस्तेमाल अनाज में रखने के लिए किया जाता है और मछली के करी में भी डाला जाता है। यहाँ पे माड़ी वाला दिखा है, ताड़ी माड़ी निकालने वाला। ये हमारी ग्राम देवता का मंदिर है। पहले धार्मिक संस्था ही गांव को नियंत्रित करती थी। गांव में किसी दो व्यक्ति में झगड़े हो जाए तो गांव के सभी लोग यहाँ इकट्ठा हो जाते थे और गांव के मुखिया उनके सामने न्यायदान का काम करते थे। और एक महत्व की विशेषता यह है कि संसार में ऐसी प्रथा है कि हर एक जाति धर्म के लोग अपने अपने भगवान के पास जाते हैं और भगवान का दर्शन लेते हैं। हम कोकणी लोग भी साल भर भगवान के पास जाकर भगवान का दर्शन लेते हैं। हमारे यहाँ शिमगा यानी होली का त्योहार मनाया जाता है। तब इस भगवान को उस पालकी में बिठाकर वो गांव के हर एक घर में ले जाते हैं। यानी कि कोकणी लोग और भगवान इनका नाता इतना नजदीक है कि हमारा एक दूसरे के पास आना जाना रहता है। पीछे का भाग मिट्टी से तैयार किया है। ये ताशे 110 बरस पुराने हैं। ये चौवाटा देव है। हम लोगों ने इसे भगवान का स्वरूप माना है। हमारे यहाँ शिमगा यानी होली का त्योहार मनाया जाता है। तब गांव के सुख सुविधा के लिए इससे मन्नतें मांगी जाती है और भूतों पर नियंत्रण रखने के लिए इसकी पूजा भी की जाती है। और ये विरगल है, जो लोग युद्ध में शहीद होते हैं उनके याद के लिए ये बनाया जाता है। कड़क लक्ष्मी दिखाई है। ये नाभि के पहले कोकण में बार्टर सिस्टम थी, यानी कि नाभि सुतार लोहार। ये लोगों को घर घर में जाकर अपने अपनी सेवा देते थे। उसके बदले में उसे पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन अनाज मिलता था। यानी कि इस नाई को गांव के हर एक घर में जाकर एक आदमी को बाल काटने के लिए साल भर के लिए 4 पैली यानी आज का 8 किलो अनाज मिलता था। इतनी कम विदागी में ये लोग समाज की सेवा करते थे। इस नाई के बारे में हमारे लोक साहित्य में एक मजे का वर्णन किया है। ऐसा कहा जाता है कि गांव की हर एक खबर इस नाई को पता चलती है और उसे पता चली हुई खबर पूरे गांव को पता चलती है। अब आप आए हो, ये खबर जिस तरह नाई को पता चली उस तरह वो पूरे गांव को पता चली। हमारा पूरा गांव आपके स्वागत के लिए उत्सुक रहेगा। रिवाज के अनुसार हम पहले मुखिया के घर जाएंगे और बाद में पूरा गांव देखेंगे। ये मुखिया है राजा के गांव का पहला प्रतिनिधि यानी मुखिया। धार्मिक और राजकीय संदर्भों में मुखिया को गांव में पहला मान था। गांव में न्यायदान करना, कानून और सुव्यवस्था संभालना ये काम मुखिया करते थे। ये मुखिया की बीवी है। पहले कोकणी औरतें शूर और सुंदर थी, लेकिन उन्हें स्वतंत्रता नहीं थी। माझघर के दरवाजे की चौखट ही उनके लिए मर्यादा थी। वो मुखिया के 2 बच्चे हैं। वो हमारा परंपरा से चलता आया हुआ खेल चौपट खेल रहे हैं। यही खेल महाभारत में धर्मराज और दुर्योधन इनके बीच में द्युत नाम से खेला गया। हस्तिदंती इसकी घास की झोपड़ी और इसके कम कपड़ों पर मच जाइए। ये हमारे गांव का एक प्रमुख उत्पादक घटक है। गांव के 12 बलूतेदार राजा और मुखिया को अनाज देने का काम ये किसान करता था। यहाँ पे ये चूल्हा है, उसे कोकणी भाषा में पिरसा कहा जाता है। यह हमेशा जलता रखा जाता था, क्योंकि पहले लाइटर या माचिस नहीं थी। किसान को बीवी को अगर खाना बनाना हो तो यहाँ से 2 शूले लेकर वो रसोई घर का चूल्हा जलाती थी। अगर ये चूल्हा बुझ जाए तो घर में 2 चकमक के पत्थर रहते थे, वो एक दूसरे पर घिसट कर ये आँच लगाई जाती थी। ये खोइने हैं, इसका इस्तेमाल मछलियाँ पकड़ने के लिए किया जाता है। वहाँ पीछे बेलियों ने बांधकर वो पानी में रखा जाता है। इसकी अंतर्गत रचना ऐसी है कि अंदर गई हुई मछली कभी भी बाहर नहीं आ सकती। वो जो गोमय से पुताई की हुई टोकरी है उसे कोकणी भाषा में कणगी कहा जाता है। अनाज रखने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके अंदर अनाज रखकर ऊपर चिरफल नाम का फल डाला जाता है और ढक्कन लगाकर ये बाहर से गोमय से पुताई की जाती है। इसलिए अंदर का अनाज 3 से 4 सालों तक कच्चा रहता है। आज भी इस तरह से अनाज रखा जाता है। वो झूला है वो हमने हमेशा के लिए किसान के घर में टंगा हुआ रखा है, क्योंकि हमारे किसान के घर में हर साल बच्चा पैदा होता था। यानी कि हर किसान को 8 या 10 बच्चे होते थे, यानी कि उनकी ज्वाइंट फैमिली थी।
ये उचल है, इसका इस्तेमाल कपड़े सुखाने के लिए किया जाता है। और वहाँ पे गौरी गणपति का त्योहार दिखाया है। गांव में मिट्टी के संबंधी सभी चीजें बनाने का काम ये कुम्हार करता था। यानी कि गणेश जी के त्योहार पर गणेश जी की मूर्तियां बनाना, गर्मी में मिट्टी के मटके बनाना और दिवाली पर दिए बनाने का काम ये कुम्हार करता था। और मकान बनाते समय कौल बनाने का काम भी ये कुम्हार करता था। ये जो सफेद रंग वाला मटका है वो माड़ी निकालने का मटका है। कोकण में नारियल के पेड़ बहुत होते हैं। उन्हें नारियल आने से पहले जो पोई आती है उसे आधा काटा जाता है। बाजू से जासवंदी के पत्ते रगड़कर लगाए जाते हैं। वो पत्ते पोई में से माड़ी खींच लेते हैं और ये बूंद बूंद गिरने वाली माड़ी इस मटके में इकट्ठा की जाती है। काल के अनुसार 12 बलूतेदारों के व्यवसाय नष्ट हो गए, लेकिन माड़ी निकालने का व्यवसाय अभी भी चलता है। यानी कि जितने भी कोंकण क्षेत्र में इनके ये बनिया है चौल राजापुर बनिया। दापोरिन कोकण के पोर्ट को 5000 सालों का इतिहास है। इन पोर्ट से ही भारत के सभी व्यापारी ने सारे जग से व्यापार किया। इनमें निर्यात होने वाली चीजों में हस्तकौशल्य की चीजें, कलम, कापड़, हस्तदान की चीजें, हीरे, माणिके, दागिने, शंख, शिंपले, इन चीजों के निर्यात ये बनिया लोग करते थे। उसके बदले में सारे जग से भारत में सोना आता था। यानी कि भारत ने जो स्वर्ण युग का अनुभव लिया उसका प्रवेश द्वार ये कोकण के पोर्ट थे। ये सपेरों की ट्राइब है। ये सुतार है गांव के 12 बलूतेदार दिखाते हो। जो अधिक महत्वपूर्ण है वो हमने यहाँ दिखाए हैं। उसमें से ये सुतार है। सुतार का काम है किसान को लगने वाली लकड़ी की चीजें बना कर देने का। ये सुतार सावंतवाड़ी का सुतार है। सावंतवाड़ी के लोगों के लकड़ी के खिलौने संसार में प्रसिद्ध हैं। उनकी कुछ हस्तकौशल्य की चीजें हमारे ऊपर संस्था के हस्तकला समन्वय केंद्र में आपको मिलेंगी। यहाँ पे दरवेशी दिखाएं, भालू का खेल करने वाला। ये लोहार है। जिस तरह किसान को लगने वाली लकड़ी की चीजें बनाकर देने का काम सुतार करता था, उस तरह उसको लगने वाली लोहे की चीजें बनाकर देने का काम ये लोहार करता था। 500 साल पहले कोकण की राजकीय स्थिति अस्थिर थी। यहाँ के कई लोग सेना में थे। उनको लगने वाली लोहे की ढाल और ये तेली है। पहले कोकणी लोग अपने खाने में नारियल का तेल इस्तेमाल करते थे। किसान अपने बगीचे में जाकर खुद नारियल लेकर आता था और तेली उसके सामने तेल निकाल कर देता था। ये तेल की घानी है, उसे खूंट कहा जाता है। उसमें सूखा नारियल डाला जाता है। ये जो खड़ी लकड़ी है उसे कोकणी भाषा में लाट कहा जाता है। इस लाट को इस सड़ी लकड़ी से इस तरह बांधी जाती है कि लाट सीधी तरह खड़ी रहती है। यहाँ कोलों को बैल बांधा जाता है और इस सड़ी लकड़ी पर पत्थर रखकर तेली खुद बैठता है। ये सब वजन बैल से गोल घुमाने के बाद लाट पर पड़ता है और लाट का वजन नारियल पर पड़ता है। इस तरह नारियल पीसकर उसका तेल निकालते हैं। अगर ये तेल बाहर निकालना हो तो कोलू से बैल को छोड़ना पड़ता है। अड़ी लकड़ी से लाट को बाजू करनी पड़ती है और अंदर का तेल निकाला जाता है। फिर से नया तेल निकालने के लिए फिर से इसमें सूखा नारियल डालना पड़ता है। यानी कि इस तेली को इतना सा तेल निकालने के लिए 1 से 1.5 घंटा लगता था। यानी कि पहले का जीवन इतना कष्टमय था। पहले हर व्यवसाय जाति के अनुसार थे। किसी को भी व्यवसाय बदलने की स्वतंत्रता नहीं थी। यानी कि बम्बू से चीजें बनाने का काम ये बुरुड़ करता था और उसने बनाई हुई कणगी घर ले जाकर उसमें अनाज रखकर बाहर से गोमय से पुताई करने का काम ये किसान का था। ऐसी श्रम विभागनी हो गई थी। ये सूप है, ये फूलों की टोकरी और ये रौली है। इसका इस्तेमाल अनाज ढोने के लिए किया जाता है और इससे धार्मिक महत्व भी है। हमारे यहाँ जब शुभ कार्य होता है तब घर की कुंवारी का लड़की इस रौली में दिया रखकर खड़ी रहती है। शुभ कार्य होने से पहले दिया बुझ जाए तो उसे अशुभ माना जाता है। हमारे यहाँ किसी की भी शादी बम्बई में हो तो बम्बई में तो सभी चीजें मिलती हैं, लेकिन ये रौली नहीं मिलती। इस रौली के लिए उसे गाँव आना पड़ता है। अभी तुला सांगितलं काल काहीतरी पटकन विसरून पडायला होईल, सांभाळ विंडोन ठेवा ना दर। ये रसोई घर है। पहले हर समाज की स्वतंत्र खान पान की आदतें थी। किसी भी खाद्य संस्कृति में समानता नहीं थी। पहले कोकणी लोग अपने खाने में मछली की करी और चावल बहुत खाते थे। कोकण में आकर मछली की करी, स्टीम किए हुए मोदक और भाजने के वड़े नहीं खाएंगे तो कोकण की सफर अधूरी रहेगी। पहले घर में मिट्टी, पत्थर और लकड़ी के बर्तन रसोई घर में इस्तेमाल होते थे। वो जातनी है और वो जातनी जैसा दिख रहा है उसको घिरट कहा जाता है। जातनी में अनाज पीसा जाता है और घिरट में अनाज के छिलके अलग किए जाते हैं।
ये मोदक पात्र है, यानी कि पहले का कोकणी कुकर। इसमें पानी डाला जाता है और इसके ऊपर केले का हरा पत्ता रखा जाता है। उसके ऊपर मोदक रखकर ढक्कन लगाकर ये चूल्हे पर रखा जाता है, इसलिए अंदर के मोदक स्टीम हो जाते हैं। ये पूरा यंत्र है, इसमें दाल डाली जाती है और ये 2 राउंड गोल घुमाने के बाद दाल नीचे गिरती है, उससे पूरन बोली तैयार की जाती है। ये लकड़ी का सेवैया बनाने का यंत्र है। वो टिफिन बॉक्स है, ऊपर पानी पीने के लिए लोटा, नीचे 3 डिब्बे, 2 बाजुओं में चम्मच और दोनों बाजुओं से लॉक किया है। ये चाय की किटली है। फिश मार्केट ऑफ कोंकण। कई मछली चाहिए पापड़ी नहीं ये चूड़ी वाला है। रिवाज के अनुसार गांव के 12 बलूतेदार लोगों को घर घर में जाकर अपने अपनी सेवा देते थे। उस तरह ये चूड़ी वाला इस लड़के के घर आया है। पहले कोकनी लड़कियों की शादी 8 या 10 साल की उम्र में हो जाती थी। तब तक ये चूड़ी वाला उस लड़की को चूड़ियाँ भरने का कौन सा भी मुबदला नहीं लेता था। जब उनकी शादी हो जाती थी तब उनके पिताजी एक छोटा सा सोने का गहना उस चूड़ी वाले को देते थे। इतनी उनकी बिदागी थी। यानी कि ये चूड़ी वाला इस लड़की को 8 से 10 साल तक क्रेडिट देता था। यानी कि 12 बलूतेदार अपने किसी भी घाटा मुनाफे का विचार न करते। ईगल। आणि तिथे साप पण आहे ये पनघट है। पहले गांव में बहुत सारा जंगल था, इसलिए गांव में पानी भी बहुत सारा था। गांव में जिस जगह ऊंचाई से 12 मास तक पानी बहता था, उस जगह बंदरा बांधकर वो पानी ये चर्मकार है। ख्याल से चीजें बनाने का काम ये चर्मकार करता था। इसके साथ और एक महत्वपूर्ण घटना बताते जो 500 साल पहले घटी थी। यहाँ से 80 किलोमीटर की दूरी पर भगवान शंकर जी का मार्लेश्वर नाम का मंदिर है। वहाँ एक पहाड़ी पर एक गुफा है। उस गुफा में एक शिवलिंग है और एक महत्व की विशेषता यह है कि वहाँ पे जीवित सब पाए जाते हैं। भगवान शंकर जी एक गांव में रहते थे। उस गांव के लोगों का व्यवहार उन्हें पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने गांव छोड़ने का निर्णय लिया। मकर संक्रांति के पहले रात उन्होंने वो गांव छोड़ दिया। गांव के बाहर ही चर्मकार का मकान था। चर्मकार गरीब था परंतु श्रद्धालु और नीतिवान था। शंकर जी ने किसी भी जात पात का भेद न मानते हुए चर्मकार को मशाल दिखाने की विनती की। चर्मकार ने भी अतिथि देवो भव समझकर मशाल दिखाने मकान से बाहर निकले। आज जिस जगह मार्लेश्वर है वहां पर आकर शंकर जी ने अपना असली रूप प्रकट किया और इस चर्मकार को दर्शन दिया और उसे कहा कि आज से मैं यही गुफा में रहूंगा। इस घटना को 500 साल हो गए, लेकिन आज भी भगवान शंकर जी की पालकी उनके मूल गांव से निकलती है, तब उसको मशाल दिखाने का काम इस चर्मकार का आज का वंशज करता है। यानी कि मार्लेश्वर एक ऐसा स्थान है वहां पर किसी भी जात पात का भेद नहीं माना जाता। अगर आप श्रद्धालु तो आपको भी उसका दर्शन जरूर मिलेगा। ये कुछ लोकल मंकीज, लंगूर। मैंगो खाई ये अभी जो गाइड ने हमें दिया मार्लेश्वर, उसी का रेप्लिका। ये रेप्लिका है कोंकण का। मराठी शब्द का अर्थ है जिसके पास बहुत धन संपत्ति होती है वो। पहले ये धनगर लोग इतने दुर्गम पहाड़ियों पर रहते थे कि उन्हें पहला बस स्टॉप 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर होता था। जब ये लोग गांव में रहते थे तब उनके गांव में आते थे तब उनके पैरों में ख्याल से बने जूते, कंधे पर फटे हुए कंबल और हाथों में घुंघरू की लाठी होती थी और इनके पास 100 गाय और 25 भैंसें होती थी। हर एक गाय या भैंस को बेचना चाहे तो उनकी कीमत 8 या 10 हजारों में हो जाती थी और इन सब को बेचना चाहे तो उनकी कीमत कई लाखों में हो जाती थी। इतना धनवान ये धनगर था, लेकिन कोकणी लोगों की रहन सीधी होने के कारण इन लोगों की रहन भी सीधी ही थी। और ये बकरी का मकान है। जंगली जानवरों से बचाने के लिए ये इतने ऊंचाई पर बंधा जाता था। इसके अंदर 2 बगों में गैप है क्योंकि इन्होंने किया हुआ है टॉयलेट नीचे एग्जिट लपन। ये घेर का पेड़ है। इसके अंदर जो रेड रंग वाला हिस्सा होता है उससे कत्था बनाया जाता है। जो पान में खाते हैं रेड रंग वाला वो। आगे कत्था बनाने की भट्टी दिखाएंगे। चलो। खेर का पेड़ है उसको पूरा काटा जाता है। उसके अंदर जो रेड रंग वाला हिस्सा होता है उसके छोटे छोटे टुकड़े करके पहले 4 मटकों में पानी के साथ उबाले जाते हैं। उसको निकालकर फिर से 5वें मटके में विशेष घट्टे में उबाले जाते हैं और उसको निकालकर छाया में सुखाया जाता है। यानी कि कत्था तैयार होने के लिए 3 से 4 महीने लगते हैं। आगे हमारा हस्तकला बिक्री केंद्र है। वहाँ पे आपको कुछ खरीदना है तो खरीद सकते हैं। वहीं से हमको आगे जाना है लास्ट पॉइंट शेल एग्जीबिशन के लिए। तो मैं होऊंगा फोटो ले लो।
कितने का बोले? 160 का है, 130 का है, 200 का है, 250 का है। मैजिक दिया। इसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे आप? ये यहाँ से ऑयल गया, राइट? अच्छा, वापस नहीं से गिरेगा। बाहर नहीं आता। ले लो। तो फिर ये आएगा नहीं ना हमारा, तो फिर ये ठीक है, खस का बना है, स्प्रे करेंगे तो स्मेल आता है। स्मेल आएगा। वो डालते हैं ना। नेक्स्ट भी है तो जयगढ़ किले का मॉडल। यहाँ से 20 किलोमीटर के दूरी पे है। ये है जयगढ़ किले का मॉडल। ओके, अभी हम जाएंगे जहाँ। और सर यहाँ पे हमारा रेस्टोरेंट है, आपको कुछ नाश्ता वगैरह करना है? आपने कूपन दिया है नाश्ते का? नहीं, लिया नहीं है। नाश्ता एक्चुअली कर चुके हैं, कोंकणी नाश्ता। ओके, दैट्स गुड। यहाँ पे हमारी गांव सीमा है। हम कोकणी लोग बहुत श्रद्धावान होते हैं। हम जब गांव के बाहर जाते हैं तो गांव के सीमा पर जो भगवान होते हैं उसको राखंदर कहते हैं। उसको वंदन करके हम गांव के बाहर जाते हैं, क्योंकि हमारी ऐसी श्रद्धा है कि ये भगवान हमारे हमेशा साथ रहते हैं। इसलिए हम हमारे जीवन में आत्मविश्वास से जीते और यशस्वी हो जाते हैं। अगर आप भी श्रद्धालु हो तो इस भगवान का दर्शन लेना आपका आगे का सफर अच्छी से रहेगा। अच्छा, फोटो अलाउड नहीं है यहाँ पर। ओके, तो ये है लास्ट डेस्टिनेशन। तो आज हमने एक्सप्लोर किया कोंकण क्षेत्र में लोग बाग कैसे रहते थे, उनका म्यूज़ियम बनाया गया है एंड बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। बहुत ही डिटेल वर्जन में हमने यहाँ से एक्सप्लोर किया है। बस ये जो लास्ट संघ प्रदर्शनी थी, यहाँ पर फोटोग्राफी अभी फ़िलहाल अलाउड नहीं है। एंड तो ये वीडियो आज हम यहीं एंड करते हैं। होप यू लाइक एंड एंजॉय।